नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर बशारत बुखारी, जो सीनियर जर्नलिस्ट भी है, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर भी है और इनके पास बहुत सारी और भी क्वालिटीज और क्वालिफिकेशन है जिनको हम कम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बशारत साहब, आपका वेलकम है, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, विनोद जी। वेल, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मौजूदा राजनीतिक समीकरण जो जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं, उसको आप किस दृष्टि से देखते, कैसे देखते? क्या बताऊं। मेरे हिसाब से अगर जो हम मीडिया में या सोशल मीडिया पे या गवर्नमेंट के जितने भी ये जिस तरह से भी वो अपना प्रचार करते हैं सरकार अपने कामों जी। का, जी। अगर उस तनाजुर में देखा जाए, उस हिसाब से देखा जाए, तो जी। मेरे हिसाब से फिर ये जो ऑटोक्रेटिक रूल्स जिसे हम कह सकते हैं, जो चुनी हुई सरकार नहीं है, तो जी। अगर इतनी जबरदस्त ठीक है ये सरकार, जी। अगर इतना अच्छा जा रहा है, और अगर इस सरकार से पहले यानी 5 अगस्त से पहले अगर कुछ भी नहीं हुआ है जम्मू और कश्मीर में या जी। लद्दाख में 2 मिनट के लिए, जी। तो बेहतर है कि पूरे मुल्क में यही मॉडल अपनाया जाए। तो फिर क्यों गुजरात में इलेक्शन, क्यों बिहार में इलेक्शन, क्यों बाकी जगहों पे इलेक्शन, अगर इतना अच्छा निजाम है ये तो। क्योंकि जी। हर तरफ हम देख रहे हैं कि चर्चा है, काम हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ, अब हो रहा है, कभी नहीं हुआ है, अब होगा। जी। काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सिस्टम है, अफसर हैं, जी। बाकी हैं, काम तो कर रहे हैं। लेकिन जी। जिस तरह से इसको ये बयान किया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि वाकतन ये जो निजाम है, ये जो सिस्टम है, या खास तौर से अगर यूटी बन के जम्मू व कश्मीर में की बदहाली दूर हुई है या तामीर और तरक्की हुई है। हालांकि जी। जम्मू और कश्मीर स्टेट कई पैरामीटर्स में बाकी कई स्टेट से आगे थी पहले, आज का मुझे मालूम नहीं। जी। अब अगर इतना यूटी में हो रहा है, तो मेरी गुजारिश सरकार से ये होगी, मरकजी सरकार से, तमाम बड़ी बड़ी रियासतें जो हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ 30 लाख की आबादी पर यूटी बनी, तो देखिए बिल्कुल। जहां पे 10 करोड़ की आबादी है, जिस तरह 20 करोड़ की आबादी है, उनको 5 5 6 6 7 7 यूटीज बना के वहां पे एलजी साहब, किसी को एलजी साहब बना के भेज दें। और अगर ये निजाम ठीक है तो वहां भी अच्छा काम हो जाए, तो इलेक्शन क्यों करवाने। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब अगर आप ये विनोद जी कहेंगे कि ये काम नहीं हो रहा है, लोगों को तकलीफ है, दिक्कत है, तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। तो अब क्यों कहलवाएं हम खुद को देशद्रोही। इसलिए अगर ये अच्छा निजाम है तो पूरे मुल्क में लागू कर दो जनाब, बहुत अच्छा है। इसलिए इसलिए आप खामोश रहते हैं, लेकिन एक चीज है बशारत साहब, दिल्ली से आपकी नजदीकियां हैं और ये आरोप भी लगते हैं कि सज्जाद मैन ऑफ पीएम, उसके बावजूद भी आप सही तस्वीर दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होने से सरकार और आवाम के बीच ट्रस्ट डिफिसिट बढ़ता जा रहा है लगातार। कहाँ से भेजेंगे आप जनाब। मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में, मुझे नहीं पता 10 साल या 15 साल कितना होगा, अल्टीमेट लड़ाई जो लोगों की होगी वो मीडिया से होगी। जी। अल्टीमेट लड़ाई, जिसको आज आप ल्यूटियन मीडिया कहते हैं, कि पुराने वक्तों में था, होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट रहे होंगे जो दिल्ली में करीब थे, जो वहां बताया जाता या जो उनसे बात की जाती वही लिखते। अब देखिए ना, आज से 30 साल 40 साल पहले कुपवाड़ा में या टंगडार में या आपका जांस्कार में या आपका पहलगाम में, कहाँ किसको पता होता कि दिल्ली में क्या हुआ, और जो वहां के जर्नलिस्ट ने लिखा कितना सही है या सदाकत है या नहीं है, या इसके अलावा कोई सदाकत तो नहीं है, उसके पास तो पहुंची नहीं। आपने जी। उसको ल्यूटियन मीडिया का नाम दे दिया, ओके, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, हम क्यों इख्तिलाफ करें, हो सकता है, घर बैठे मैं कैसे बोल सकता हूँ झूठ है। लेकिन आज जो मीडिया कर रहा है, जिस तरह से आज डिस्कोर्सेज बनाए जा रहे हैं, जो कि डिस्कोर्स बनना और बनाना, ये इसमें बड़ा फर्क है विनोद जी। जी। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है डिस्कोर्स बनने का, जो लोगों से आता है। दूसरा, आप थोप रहे हैं। मुझे लगता है जी। कि अल्टीमेट लड़ाई पार्टियों की आपस में नहीं होगी, वो लोगों की मीडिया के साथ होगी। तो कहाँ बताएंगे, कैसे बताएंगे। जी। 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 लेकिन ये बशारत आपका साहब। बड़ापन है, आप, ये आपका बड़ापन है, आपने मुझे बुलाया, अदरवाइज कौन पूछता है जनाब। जी। 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 बशारत साहब, ये दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार करना क्या चाहती है? पहले अपनी पार्टी को क्रिएट किया,
फिर आपके कंधे पर हाथ रखा, अब आजाद की पार्टी को लॉन्च कर दिया। ये कौन सा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट चल रहा है? मुझे नहीं पता किसको क्रिएट किया और किसके इस पे हाथ रखा। मेरे शान कंधे पे तो अल्लाह ताला का हाथ है इंशाल्लाह, जी और अपने वालदेन का और लोग जितने भी हमारे साथ हैं उनका हाथ है। मुझे जी नहीं लगता हाथ क्या है, लेकिन एक चीज है जरूर जो जी सियासी जमातें ही करती हैं। मिसाल के तौर पर मान लेते हैं कि अगर बशारत बुखारी दिल्ली के बहुत करीब है, अगर मैं दिल्ली जाता ही नहीं, न किसी से मिलता हूँ 2 मिनट के लिए, न ज्यादा किसी को जानता हूँ, ठीक है मान लेते हैं। जो ये लोग कह रहे हैं, जी कल को जब ये इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ने से पहले फॉर्म भरते वक्त हम एक ओथ लेते हैं, जी फॉर्म भरते वक्त। उसके जी बाद अगर जीत होती है तो फिर असेंबली या पार्लियामेंट में भी ओथ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की। जी ठीक है। जी और वो ओथ सबके लिए कॉमन है, क्योंकि पहले 5 अगस्त से पहले हम कुछ और आईन जम्मू कश्मीर के तहत ओथ लेते हैं, अब आईन हिंद के तहत ओथ लेना है। जो जी लोग ऐसा कहते हैं वो जी क्यों ना ये बता दें हमें कि जब अगर वो जब कभी इलेक्शन लड़ेंगे या जीत जाएंगे, वो कौन सा ओथ लेंगे, कहाँ का ओथ लेंगे, किसके आईन के तहत ओथ लेंगे। क्या कोई चीन या अफगानिस्तान का आईन के तहत ओथ लेंगे क्या? जी आप जी एक मुल्क में रहते हैं, आप एक आईन के तहत देखिए। आप जैसे कोई एमपी बनता है, आज हमारे एमपीज है, वो सारे जितने भी उनके पास फैसिलिटीज हैं, जितने जितना भी उनका प्रोटोकॉल है, वो हिंदुस्तान की आईन के मुताबिक है। जी वो पार्लियामेंट में बात भी करते हैं। हालांकि वो गए थे स्टेट से पार्लियामेंट में, आज यूटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी जी मर्जी। लेकिन ये कहते हुए जब वो किसी को ये कहेंगे कि आप दिल्ली के साथ मिले हुए हैं, तो आप ये बताइए खुदारा कि आप किसके साथ मिले हुए हैं? जी लोगों को धोखा देने के लिए और लोगों की इस तवज्जो को हटाने के लिए बुनियादी चीजों से ऐसी बातें की जा रही हैं। मैं एक बात के लिए मानूंगा कि मेरे कंधे पे हाथ है, अगर ये सारी जमातें ये कहेंगी कि जनाब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या अगर लड़ेंगे तो अपना क्यों ही ओथ लेंगे, अगर ऐसी हिम्मत है तो बता दें। लोगों को क्यों मना रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोगों को भरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 370 वापस आएगा, 35 से रिपील हो है। देखिए, जाए। 370 हम फाइट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी मे भी कभी ऐसा हो, कोई ऐसी जमात आ जाए, या जितनी जमातें हैं उनमें से किसी का ऐसा इदराक हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि जम्मू कश्मीर ने जब इराक किया, जब एक्सेशन किया, वो कुछ शरायतों पे किया, 3 शरायतों पे, तो यूनिलैटरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले कांग्रेस दौर में वक्तन फवक्तन उनको कमजोर किया गया, और बीजेपी सरकार ने तो यकमुश्त कर दिया। मे भी ऐसा जी कोई, आई होप कि ऐसी कोई लोग आ जाए, कोई पार्टी आ जाए जिनको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि अगर किसी जमात के साथ, कहीं किसी इलाके के साथ कोई वादा किया हो या कोई एग्रीमेंट किया हो, उसको आप यूनिलैटरली खत्म नहीं कर सकते हैं। अब जिन्होंने जी छीना उनसे तो कोई उम्मीद है नहीं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब ये है कि तबाही और बर्बादी इसलिए हो जाती है जनाब विनोद जी, कि जब आप गलत और झूठ बोलते हैं, गलत जी चीजों पर आप वोट लेते हैं, लोगों को रिझाते हैं, रिझाने के बाद आप वो कुछ भी नहीं करते हैं जिसके लिए आप रिझाते हैं उनको, जो चीजों के लिए। लेकिन जब जी इल्जाम तराशी करनी होती है तो आप उसमें से नुक्ता ढूंढ के इल्जाम तराशी कर लेते हैं। जी ऐसा ही लेकिन करते आए हैं, ऐसा ही कर रहे हैं, और मुझे लगता है ऐसा ही करेंगे। कश्मीर के सियासतदानों ने हमेशा ही ऐसा किया है, ये आप तो मान के मैं चलते ही कश, होंगे। मैं जितनी भी कश्मीर नहीं मानूंगा, मैं नहीं, मैं पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट थी जो अर्स्टवाइल स्टेट थी, सबकी जी बात कर रहा हूँ। आप जी किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं। अगर इधर के लीडर ने कुछ एक गलती की होगी, या कोई गलत झूठ मूठ गलत मुलत हमको बताया होगा, तो उधर के किसी लीडर ने दिल्ली में कुछ और बताया होगा जो हकीकत नहीं है, अपने जी अपने इसके लिए, अना के लिए या अपने फायदे के लिए। तो ये सब जी एक ही माजरा है, एक ही मामला है। गलतियां गलतियां हुई, कर दी लोगों ने, झूठ बोल के झूठ बोला, बहुत रिझाया लोगों को। जी लेकिन जब भी बात चलती है तो ये, अब हम अगर कहते हैं कि हमारा विशेष दर्जा हमसे छीन लिया गया, 370 को पहले ही डिल्यूट कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर की सरकारों ने सत्ता के लालच में, पावर की लालच में पहले से ही डिल्यूट कर दिया गया था। आपको नहीं लगता है इन्होंने विशेष दर्जे के साथ समझौता किया ये सब पाने के लिए, जितनी भी पार्टी हो? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता दूं, जी नो डाउट डाइल्यूट किया गया था, इसमें कोई शक नहीं है। जी डाइल्यूशन क्या होता है, देखिए, मैंने शायद आपको किसी को बता दिया था कि जब 84 में जब फारूक साहब की चुनिंदा सरकार को
कांग्रेस ने तोड़ा, उनके 13 मेंबर ले गए और मरहूम गुलाम अहमद शाह साहब की क़यादत में सरकार बनाई कांग्रेस ने। उसके बाद 86 में उस सरकार को भी कांग्रेस ने खुद ही खत्म कर दिया और फिर फारूक साहब के साथ वो राजीव फारूक अकॉर्ड करके सरकार बनाई। और ये जो बीच का अरसा था गुलाम अहमद शाह की सरकार को गिराने का और फिर राजीव फारूक अकॉर्ड का जो बीच का अरसा था, इसमें एक गवर्नर की तरफ से एक रिक्वेस्ट चली गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उसके तहत राज्यसभा को हमारे हक में कवानीन बनाने या बिल्स लाने का इख्तियार दिया गया। ठीक है, जब फारूक साहब ने अकॉर्ड कर लिया राजीव गांधी जी के साथ, अंजानी के साथ, तो उस वक्त अकॉर्ड में से पहले उनको ये शर्त रखना चाहिए थी कि इसको खत्म कर दो जो आपने कर दिया। ऐसा नहीं हुआ। और जब 5 अगस्त को राज्यसभा में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बिल लाया गया, वो उसी के तहत लाया गया जो 86 में हुआ था, उसी के तहत हुआ। तो किसी को फिक्र नहीं रही, या जिनके सामने हुआ या जिन्होंने उसी पार्टी कांग्रेस के साथ सरकार तब बनाई जिसने वो अमेंडमेंट कर दी या वो चीज कर दी, कभी नहीं कहा। और उसी की जुमरे में आज 5 अगस्त को ऐसा हो गया। नंबर 1। नंबर 2, आप झूठ कब तक बोलेंगे, कब तक बोल सकते हैं? मैं किसी की नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरा मतलब यह है कि अगर सच पे इंसान आगे बढ़े तो बेहतर है। जैसे आपने मुझे सवाल किया कि वो दफा 370 कमजोर हो गया था, डेफिनेटली कमजोर हो गया था, लेकिन मैं लॉ, जस्टिस, रिलीफ एंड रेवेन्यू मिनिस्टर रहा हूं। मुझे मालूम है, मैंने उसको चलाया है, मुझे मालूम है कि बहुत सारे इख्तियारात हमसे छीने गए, उसमें इख्तियारात थे। अगर हम ये मान के चलें कि दफा 370 पूरी तरह से कमजोर हो गया था, तो फिर शोर किस बात का? ये सवाल बनता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं कि हमारे पास बहुत सारे इख्तियारात थे दफा 370 या आपके 35 के जरिए, व्हाटएवर स्पेशल स्टेट्स के जरिए, वहां पे थे हमारे इख्तियारात, और वो छीने गए। इसलिए ऐसा नहीं है थे, हाँ कमजोर हो गया था बहुत। जैसे मैंने आपको इशारा कर दिया 86 का, अगर वो चीज नहीं होती तो शायद पार्लियामेंट में हमारा बिल नहीं जाता, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो एक्ट गया। तो इस तरह से चीजें हुई थी, लेकिन सरकारों ने, लीडर्स ने हमेशा कॉम्प्रोमाइज किया अपने इख्तियार के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि अपनी पावर को, सत्ता को पाने के लिए इन्होंने समझौता किया, लेकिन आपने 86 की बात की, 87 को लेकर के आपकी राय जानना चाहता हूं। ये आरोप लगते हैं कि वहां बड़े पैमाने पर रिगिंग करवाई गई थी, रिजल्ट मैं बता दूं आपको, 86 में जब गुलाम अहमद शाह की सरकार गई, फिर गवर्नर रूल फिर हो गया, उसके बाद अकॉर्ड होके डॉक्टर फारूक साहब वजीर आला बने, कांग्रेस और एनसी की सरकार बनी, फिर शायद इकट्ठे इलेक्शन हुआ कांग्रेस और सरकार का। उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त शायद उस वक्त की जो सरकारें थी या लीडरशिप थी, लोग उकता गए थे। खास तौर से उस वक्त उकता गए जब कांग्रेस ने चुनी हुई सरकार फारूक साहब की, अब वो अच्छा काम कर रहे थे नहीं कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन दैट वाज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, लोगों ने उसको चुना था। अगर गलत काम भी कर रहे थे या अच्छा काम नहीं कर रहे थे तो लोग अगले इलेक्शन में उनको सजा दे देते। इलेक्टेड थे। उस वक्त लोगों को बहुत बुरा लगा। मुझे याद है जब ये हुआ, मैं छोटा था तो श्रीनगर में हम चल रहे थे जब ऐसा हुआ, जब ये अनाउंस हो गया कि इस तरह से हो गया। ईद के बाद था, शायद ईद के साथ ही था ये, तब ईद थी। तो लोगों को बहुत बुरा लगा कि जनाब हमारी चुनिंदा सरकार को गिराया गया। यहां तक कि मेरे ख्याल से 2-3 महीने कर्फ्यू भी रहा, वो क्या बोलते हैं उसको, अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू। तो फिर उस सरकार को कर्फ्यू सरकार कहते थे, जो गुलाम अहमद शाह साहब की सरकार थी उसको कर्फ्यू सरकार कहते थे। उस वक्त लोगों का रोष और गुस्सा ये था कि सरकार क्यों गिराई गई। और फिर जब डॉक्टर फारूक साहब ने उसी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई जिसने उनकी सरकार तोड़ी थी, ये लोगों को उस वक्त बड़ा बुरा लगा, और इस वजह से लोगों ने फैसला कर लिया कि हम एक मुतबादिल देंगे। ये बहुत सोचने व समझने वाली बात है। मुतबादिल क्या बना? वो बना मुस्लिम मुत्तहिदा महाज, जिसे कहते हैं। तो एक वेव सा बन गया मफ का। इधर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उधर गई लोन साहब मरहूम की जमात भी इलेक्शन लड़ रही थी, तो एक वेव सी बन गई उस वक्त।
लगता था कि 15-16 सीटें ये ले जाएंगे। जी लेकिन उन दिनों ये आपका ये नहीं था, वो बटन वाला सिस्टम वोट डालने का, इलेक्ट्रॉनिक नहीं था। तो पर्ची बड़े हंगामे हुए, शोर शराबा हुआ। कई कई जगहों पे कहा गया कि अंदर एक जीत रहा था तो अनाउंसमेंट दूसरी की हुई। हो गई। तो तो मेरे ख्याल से मफ को शायद 2-3 सीटें मिल गई, 15-16 मिलने का अंदाजा था। तो इससे क्या हुआ, इससे एक तो लोगों को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर से, आप हमेशा लोगों को, कश्मीरी लोगों को आप हमेशा दोष दे रहे हैं हमसे। आप लोगों की नजरों में, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी जितने भी हैं, जी जो भी जी हैं ऐसे, नजरों में बस हम ही खराब है, बाकी दुनिया सब अच्छी है। जी लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है कि इनकी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जो इनका फेथ था, उस वक्त लोगों ने सोचा चलो हम एक मुतबादिल कायम करार देते हैं, एक मुतबादिल बना देते हैं, मफ की सूरत में या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सूरत में, जी या जी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सूरत में हम एक मुतबादिल सरकार बना देंगे। हम इसी आइन के तहत इलेक्शन लड़ेंगे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। ये गुनाह है जनाब विनोद जी? नहीं। लेकिन रिगिंग के बाद पूरा एतबार लोगों का उठ उठ गया इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से। अब बताइए मुझे, कसूरवार कौन है? वो जिसने रिगिंग करवाई या की, या वो जिसने बंदूक उठाई इसके नतीजे में? आप जी बंदूक उठाने वाले को दोषी करार देते हैं, उसको मारते हैं। जी अगर वो सरेंडर करेगा और कहीं मिल जाएगा तो उसको आप पीएसए लगा देते हैं। लेकिन उनसे कोई नहीं पूछ रहा है, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक, भाई आपने ऐसा क्यों किया? जी लेकिन खराब हम ही है, जी दोषी हम ही है। ठीक है, जी चलता है, चलने दो। बशारत साहब, जो 86 में हुआ, जो राज्यसभा को अधिकार दिया गया, और उसके बाद उसी सरकार के साथ, कांग्रेस के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई। सवाल ये उठता है कि आप इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहते हैं कि जो कुछ भी 5 अगस्त 2019 को हुआ उसके लिए किसी हद तक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रिस्पॉन्सिबल है, और आप भी कुछ देर के लिए उसका हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल, यू राइट, एब्सोल्युटली राइट। जी मैंने शायद आपको लास्ट टाइम भी बता दिया जी कि पीडीपी में कैसे निकला। मैं अभी मैंने किसी को बताया नहीं, शायद कभी बता दूं आपको, मुझे नहीं आपने मालूम। शेयर नहीं किया था, अभी प्रॉमिस था। आज आज आप अभी बताइए। अभी अभी शायद या मौका नहीं है, अभी नहीं। या फिर मैं ये सोचूंगा कि आप अभी भी सोच रहे हैं कि पीडीपी में जाने की नहीं गुंजाइश नहीं है। नहीं 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 नहीं, अगर मेरी आदत ये नहीं, मेरी आदत ये है कि मैं, अगर मुझ पे कोई कितना भी जुल्म ढाए, मैं उफ नहीं करता हूँ, ना इंतकाम लेता हूँ। जी लेकिन अगर किसी की बात से, किसी की हरकत से, किसी फैसले से लोगों जी को तकलीफ होती है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं बशार साहब, अपना कुछ भी सहन कर लेता हूँ। काफी हद तक मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुंह से पब्लिक को बताएं, दर्शकों को बताएं। वो आप मुझे लगता है बताएंगे भी। नहीं, क्या बताऊं मैं आपको? मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो यही जो अब 86। अब चूंकि मैं पीडी अब नहीं, अब चूंकि मैं पीडीपी से निकलना था मुझे, या निकल आया, वैसे मुझे निकाला गया पीडीपी से, मैं निकला नहीं, मुझे निकाला गया। जी तो जी जी, बड़े सारे जब कारण। उसके बाद मैंने वो एक लाइन लिखी होती है ना, एंटी पार्टी एक्टिविटी आप करें ना करें, वो तो लाइन लिखी हुई है वो हर जगह। तो क्या हुआ जनाब कि मैंने एनसी ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे एक वजह थी, वो ये थी कि मेरा एक दायरा बड़ा तंग था। वो ये था जी कि मैंने नौकरी भी छोड़ी थी, लोग डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों को आराम आसाइश देने के लिए, बिजली, जी पानी, सड़क, जहां मर्जी, जहां पे पॉसिबल हो लोगों की हेल्प करें, चाहे वो डेवलपमेंट के एतबार से हो, या किसी का हाथ थामने के एतबार से हो, या कहीं सिफारिश करने के एतबार से हो। मैं इसीलिए निकला था। तो जी मैंने सोचा कि, मैंने कहा कि पीडीपी से तो निकला, और भी बहुत सारे लोग निकले। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्रास रूट पे अपने वर्कर्स भी हैं, साथी भी हैं उनके। तो मेरा दायरे इतने इसलिए तंग था कि मैं सिर्फ ये सोचता था कि अगर मैं तीसरी बार एमएलए बना, जी मैं वो बाकी मांदा काम करूंगा जी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में करना बाकी रह गया, या जो जी अभी कुछ प्रोजेक्टाइजेशन हो रही है, या अभी कुछ मेरे जहन में ही है। राइट। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस प्लेटफॉर्म पे, उमर साहब के साथ दोस्ती थी, इस प्लेटफॉर्म पे जाके अगर मैं एमएलए बना तो वो मैं बाकी मांदा काम करूंगा। नथिंग जी बियॉन्ड दैट, कि मैं कहाँ जा रहा हूं, कहाँ नहीं जा रहा हूं। क्योंकि मैं कन्विंस था कि हमारे पास जितने भी इख्तियारात अभी मौजूद हैं, जी काफी हैं। इसलिए मैं दिल से और जहन से एंजॉय कर रहा था, यार मजा है, जी एमएलए बन के काम करूंगा, फिनिश।
उस वक्त मेरा दायरा सिर्फ इतना ही था, मेरा ये दायरा नहीं था कि किसने क्या किया, कैसे किया, क्योंकि ऑल्टरनेटिव था ही नहीं कोई और जाते का। मैं उस वक्त मैंने सोचा चलो दोस्ती भी है, निभा लेंगे, एमएलए बन के काम करेंगे तो हो जाएगा। दैट वाज ओनली माय दैट गोल कि मैं बाकी मानदा काम करूंगा, बाकी कुछ नहीं था। जी बशारत साहब, अब ये पब्लिक हमारे जी दर्शक साथ जुड़े हुए हैं, ये जरूर जानना चाहते हैं कि आपने तमीर तरक्की के लिए जब नौकरी छोड़ी तो किस पद पे थे, क्या सैलरी थी, और उसके बाद पार्टी ने आपके साथ क्या किया? अरे सैलरी मैं नहीं बताऊंगा, बुरा लगेगा कहना सैलरी कितनी थी, लेकिन एक बात बताऊंगा, मेरे को 9.5 साल हुए थे जलंधर रेडियो से लेकर श्रीनगर तक शायद। जी जी तो 9.5 साल के बाद पेंशन तो मिलती नहीं, वो तो 20 साल के बाद मिलती है सर्विस के। तो जाहिर है जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया शाम को शहरबीन प्रोग्राम खत्म करने के बाद, तो मैं वहां अक्सर कहता था कि खत्म करते हुए मैं कहता था कि कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। उस दिन मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, बस। तो कल की बात मैंने की नहीं उस दिन। अगले दिन मेरे पास वो आपका प्रोग्राम इतना पॉपुलर था कि लोग इंतजार करते थे कब समय होगा और आप शेरविन करेंगे। जी जी नहीं, जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मुझे लोगों ने बुरा भला भी कहा, मुझे बददुआएं भी दी, अखबार में चिट्ठियां भी लिखी, टेलीफोन करके मुझे बहुत बुरा भला कहा कि आपने क्यों छोड़ दिया। बहरहाल तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बेरोजगार था। जी नेक्स्ट मॉर्निंग में बेरोजगार था, मतलब क्योंकि तनख्वाह नहीं, तनख्वाह उसी शाम तक मिली, नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं था। तनख्वाह जितनी भी थी उतनी भी थी, लेकिन जब मैं उसके कुछ ही महीने के बाद में मुफ्ती साहब का बड़ा एहसानमंद, उन्होंने मुझे चीफ स्पोक्समैन बनाया, यूथ प्रेसिडेंट बनाया, और फिर साथ ही कुछ ही महीने के बाद में एमएलसी बना। तो एमएलसी जब बना तो पहली तनख्वाह थी 12,500 शायद, जी ऐसे ही कुछ था। फिर कुछ बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई। तो इसलिए मैंने मैं एक बाहर एक फॉरेन नौकरी छोड़ने के बाद जब मैं पीडीपी में शामिल हुआ, तो उसके 3 महीने के बाद मैंने पहले एक फॉर्म भरा था बाहर अमेरिका में। तो मैं एक बड़े एक रेडियो स्टेशन के लिए सिलेक्ट हुआ वहां पे, बहुत बड़े। इट वॉज दिसंबर प्रोबेबली 2003। अब सब खुश हो गए, अमेरिका जाना है, वॉशिंगटन में जाना है वगैरह वगैरह। तो मेरे वालिद साहब ने मुझसे पूछा, अल्लाह सलामत रखे उनको, किसी ने कह दिया ये क्यों नहीं जा रहे 10-15 दिन बाद। मैंने कहा जनाब मैं नहीं जा रहा हूँ। कहा क्यों? मैंने कहा जनाब 2 वजूहात है, पहले दूसरी बताऊंगा फिर पहली बताऊंगा। जी कहा दूसरी वजह क्या है? मैंने कहा इतनी शोहरत वाली नौकरी, लोग शाम को सुबह शाम मुझे सुनते थे, मुझसे मिलने आते थे, मेरा हाथ चूमते थे, मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे। इतनी शोहरत वाली नौकरी छोड़ी मैंने सिर्फ इसलिए कि जो शहरबीन और रायतराय और आज की सुर्खियां वगैरह के जरिए जो मैंने बदहाली और प्रॉब्लम्स जमीनी सतह पे देखी, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इतना तजुर्बा हासिल करके या लोगों की इतनी मोहब्बत हासिल करके, जो लोगों ने इतनी मोहब्बत और इज्जत दी, अब मेरी बारी है वापस देने की। जी तो वापस देने की बारी में मैंने सोचा कि अगर मैं किसी जमात में जाके, जैसे मैं एमएलसी बन गया, हमारे पास 25 लाख रुपए उस वक्त फंड हुआ करता, आज तो 3 करोड़ है, हुआ करता था। तो सिर्फ इसलिए कि मैं डेवलपमेंट करूं, सड़क बिजली पानी का मुहैया रखूं। जब क्योंकि मुझे याद है जब मेरी और मेरी हमशीरा की यानी मेरी सिस्टर की शादी थी, तो जब गांव में हमने 1-2 दिन वहां पे दावत का एहतमाम किया अपने इलाके या लोगों या बाकी हम पड़ोसियों के लिए, तो हमें 2 दिन 4 टैंकर हमने वटलब सोपोर यानी बांडीपुरा के करीब से मंगवाए। 2-4 टैंकर, दो एक, हाँ पानी। तो उसी क्रेडिट से आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि बाकी इलाकों के लिए टैंकर जाते हैं। जी तो ये चीज मेरे जहन में बहुत जबरदस्त थी कि कुछ ना कुछ वापस देना चाहिए लोगों को। इतनी मोहब्बत दी, इतना नाम दिया, इतनी शोहरत दी, पसंद किया। तो मैंने वालिद साहब से कहा कि मैंने कहा मैंने इसलिए नौकरी छोड़ी है, मैंने अमेरिका जाने के लिए नौकरी नहीं छोड़ी। अगर मैं अमेरिका जाऊंगा तो मेरा जमीर मुझे कोसेगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। का पहली वजह क्या है? मैंने कहा जनाब पहली वजह आप हैं, अम्मी हैं, अबू हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं। मैंने कहा आपके साथ बैठते हैं सुबह शाम, आपको तकलीफ होगी, मैं आपका पाँव दबाऊंगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी की शादी है, किसी की ताजियत है, एक समाज है, ताना बाना है, उठते बैठते हैं। मैं वहां जाऊंगा, मेरे बच्चे वहां होंगे, पढ़ेंगे। मान लीजिए अगर किसी रिश्तेदारों में से किसी को या घर में किसी को कुछ हो गया या उधर का बुलावा आ गया, तो मैं तो चौथे पे पहुंच जाऊंगा। अब कब हमारे में तो जन्म मानते नहीं है। मैंने कहा हम अगर होता भी
तो कब दूसरे कोई जन्म होगा फिर हम इकट्ठे माँ बाप की, बाप बेटे की सूरत में आएंगे? मैं क्या जनाब, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। जी तो विशाल साहब आप दैट वाज माय मतलब सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स जी कि मैं कैसे काम करूं और किस तरह से लोगों की खिदमत करूं। विशाल साहब आपने पीसी को क्यों जाया, फिर एनसी को छोड़ा, पीसी को कैसे ज्वाइन किया? पीसी को ज्वाइन इसलिए किया कि ये जमात 40-42 साल पुरानी जमात है। एक ऐसा कोई है कि नहीं है कि कोई नया प्लेटफॉर्म है या किसी ने बनाया है इसको नया। मरहूम जी अब्दुल लोन साहब की कयादत में ये जमात बनी, और मैं तब बहुत छोटा था जब हम मुजफ्फर हुसैन बेग साहब पार्लियामेंट के कैंडिडेट थे पहले, तो उनकी कैंपेन हमने चलाई है बचपन में। तो इसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पे तब इनका निशान शेर होता था, वो जी जो चुनाव निशान होता था। जी तो ये एक पुरानी जमात थी, लेकिन जब मैं एनसी छोड़ा उसके बाद कोई 15-16 पुराने साथी मुख्तलिफ पार्टी से और अपनी पार्टी जो मेरे मतलब पीडीपी वगैरह या एनसी के कुछ, अब नाम लेना मुनासिब नहीं सबका, तो एक मीटिंग हमने एक मिले हम, तो इन्होंने कहा कि हम एक पार्टी बनाएंगे। मुझे जी कहा कि आप एक पार्टी बनाओ। यहाँ तक कि उसका झंडा भी, ये मैंने इंटरव्यू में कहा था जब मैंने पीसी ज्वाइन कर ली, यहाँ तक कि झंडा भी तय हुआ और नाम भी तय हुआ। तो फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं बनाएंगे। उसकी वजह यह थी, मैंने उनको कहा कि मैंने कहा यार आप बुरा मत मानिएगा, जब जम्मू से हैं, मैंने कहा यार जब भी कोई पार्टी बनती है वो कश्मीर से बनती है, जी जब भी वोट डिवाइड होता है वो कश्मीर से होता है। ये जी पट्टी टाप के उस तरफ तो कभी वोट डिवाइड होता नहीं है, या सारे कांग्रेस को चले जाएंगे या सारे बीजेपी को चले जाएंगे। और जी हालांकि वहां भी एक पार्टी बनी थी पैंथर्स पार्टी, वो भी 3 से आगे कभी नहीं बढ़ी। जम्मू स्टेट मोर्चा भी बनी थी बहुत सारी। हाँ जी मतलब, नहीं एक बनी थी ना वो, जिसको वोट मिला, आई मीन पैंथर्स पार्टी, पैंथर्स वो पार्टी, हाँ। 3 से, हाँ एक टाइम में उनको 3 थे 2002 में। चार तो मैंने चार कहा यार, नहीं 3 थे, चार चार अगर थे। एमएलसी 3 थे। चलिए। हर्षदेव सिंह जी थे, मनकोटिया जी थे, और वो थे हमारे, यशपाल हाँ, नाथ, यशपाल फकीर जी, हाँ हाँ 3 थे। फकीर नाथ भी थे, फकीर नाथ चनैनी से अच्छा जीते थे। अच्छा अच्छा, ओके और ओके, हाँ। तो मुझसे गलती हो गई। तो कोई कोई मैंने सोचा कि मैंने कहा यार हम क्यों वजह बने यहाँ वोट के बंटवारे की, और फिर जी हमको लोग वैसे ही कहेंगे कि देखो ये पार्टी किसी और ने बनाई, हालांकि हम खुद बनाने वाले थे, तो जी किसी का हाथ नहीं था। तो जी लोग फिर भी बोलते कि जनाब इसके पीछे कोई ना कोई चीज होगी, इन्होंने पार्टी बनाई। जी अब हमने नहीं बनाई, ये भी शायद कोई यकीन नहीं करेगा इन्होंने नहीं बनाई। तो जी इसलिए फिर सोचा हमने कि क्या करेंगे, अब चूंकि इतने साल सियासी प्लेटफॉर्म पे दिए, इतनी मोहब्बत लोगों ने दी, अभी थोड़ा जान और हिम्मत बाकी है, तो हमने सोचा कि काम तो करना ही है। तो वी थॉट कि एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और जी 42 साल पुरानी जमात है, तो क्यों ना जी इसी प्लेटफॉर्म पे जाके एक डिस्कोर्स कायम करें और आगे बढ़े। जी बशार साहब, ये जो नई बन रही है, पहले तो मैं ये पूछूंगा कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का क्या फ्यूचर है, और दूसरा ये सवाल एक साथ पूछूंगा कि अब जो पार्टी फ्लोट की जा रही है कश्मीर में ज्यादा की जा रही है, क्या वोट डिवीजन को लेकर के की जा रही है? जी, कश्मीर का वोट डिवाइडेड हो जाए, इसलिए नई नई पार्टियों की फॉर्मेशन हो रही है, अपनी पार्टी, आजाद के पार्टी। मुझे नहीं, ये जो पार्टी मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी किसने बनाई, बट एट द जी सेम टाइम जो लोग पार्टी बनाते हैं उनको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि कहीं हम वोट डिवाइड तो नहीं करते हैं, कहीं इसे कोई और लाभ, किसी को और लाभ तो नहीं मिलेगा और हम जी रोंदन में आ जाएंगे। उनको ये जी जरूर सोचना चाहिए कि जी अगर ज्यादा से ज्यादा पार्टियां बनती हैं। देखिए अगर जी मैं आपको बता दूं, अगर शायद कुछ और पार्टियां ना बनी होती, एक ही पार्टी यहाँ होती, तो शायद सरकार भी नहीं जाती, शायद 5 अगस्त भी नहीं होता। जी जी मुशाल साहब, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन आपसे बात करने का बड़ा लुत्फ आता है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। आखिर में ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर यूटी नशा मुक्त नहीं नशा युक्त हो चुकी है। आए दिन आज भी एक प्रोटेस्ट हुआ, वजह से बच्चे की मौत हो गई है। हम कहीं अपने समाज को ध्यान नहीं दे रहे, हमारा ध्यान समाज पर केंद्रित नहीं है। लास्ट में ये क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए मैं बताऊंगा, जो सरकार आजकल नशा मुक्त अभियान चला रही है अच्छा है, इट्स वेरी गुड, लेकिन जी ये उस नशे की बात कर रहे हैं जो अनऑफिशियली लोग इस्तेमाल करते हैं। व्हाट अबाउट ऑफिशियल नशा, जो शराब की दुकानें खुली हुई या खुल रही हैं, जी इधर से आप लाइसेंस देते हैं नशा बेचने की, जैसे शराब हो, और फिर लोग
आराम से जाके दुकान से शराब खरीदते हैं और अपनी जितनी भी कमाई है शराब में सर्व करते हैं, तो घर वालों की हालत खराब हो जाती है, गैर हो जाती है, घर की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। वो सरकारी तौर पे ऑफिशियली आप नशा करवाते हैं, इधर आप कहते हैं ये नशा बंद कर दो, ठीक है, वी अप्रिशिएट, हम भी इसका सपोर्ट ही नहीं करते हैं बल्कि हम इस पे काम भी करते हैं। लेकिन जी अगर आप शराब की दुकानों का लाइसेंस दे रहे हैं, आप ऐसा करें, सरकार से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप ये जी देखिए कि आपको साल में टोटल कितना पैसा मिलता है शराब से, जी वो पैसा आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले लीजिए, क्योंकि जी यूटी है और 5 अगस्त के बाद सारे वारे न्यारे हो गए हैं, अब हम बड़े जी खुशहाल हैं, तो पैसा उनसे मांग लीजिए, शराब की दुकानें बंद कर लीजिए। हाँ, जी तब जाके ये जो नशा मुक्त अभियान है, तब जाके इसकी सेंस बनती है, अदरवाइज ये बेवकूफी है जी कि शराब बेचो लेकिन नशा मत करो, क्या है ये। जी जी बशार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप कभी कभी बुलाते हैं। जी जी थैंक यू थैंक वेरी यू सो मच। मच। थैंक यू वेरी मच।